तो बच्चे आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आगे कंटिन्यू, जिसमें हम करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। पहले फिर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। उसको जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आइसोथर्मल प्रोसेस पे लागू होता है, तब क्या कुछ हमें पढ़ना है, उसमें क्या कुछ देखना है, वो सारा कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है। ये होती है इनफाइनाइटली स्मॉल प्रोसेस, इनफाइनाइटली सॉरी स्लो प्रोसेस, स्मॉल कह रही हूँ, स्लो प्रोसेस होता है। स्मॉल तो इसका रेट होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेट पे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेट पे कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिस्टम है वो थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम में ही रहता है विद द सराउंडिंग। इतना स्लो होता है कि जो जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो रिमेन इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं कंटिन्यू हो रही। अब जैसे कि मैं क्या करूं, मैं अंटार्कटिका में जाके पानी रख दूं, पानी तो जमेगी, उसको फिर पानी को जब मैंने ग्लास में रख दिया, उसको मैंने ढक दिया बाद में, जब ढका तो कोई लोअर हाई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं, तो वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्लो प्रोसेस हो जाएगी। या मैं ऐसे करूं कि बहुत ज्यादा बर्फीली जगह पे जाके कि मैं यहाँ पे आग जला दूं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आग जल रही है और इतनी हाइट पे क्या है, बहुत ही ज्यादा हाइट पे क्या है, मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उस कढ़ाई के अंदर मैंने चावल उबलने रख दिए। तो कहाँ आग की जो गर्मी है या हीट है, यहाँ पे तो बहुत कम पहुंचेगी, इतना तो पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना। तो ना तो कोई केमिकल प्रोसेस होगी, ना ही कोई इतनी ज्यादा थर्मल प्रोसेस होगी, इतनी ज्यादा स्लो होगी कि 10 दिन में जाके मेरे चावल उबलेंगे। ठीक है, तो इतनी ज्यादा स्लो प्रोसेस है ये, जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है, ये इसको ना, क्वासी का मतलब है कि नियरली स्टैटिक, नियरली रेस्ट पे रहती है सारी की सारी प्रोसेस, कि हर एक स्टेज पे जो टेम्परेचर प्रेशर है विद द सराउंडिंग या ऑफ द सराउंडिंग, वो डिफर करता है बहुत ही कम, बहुत ही यू कैन से इनफाइनेटिसमली स्मॉल करता है, या इनफाइनेटिसमली ही चेंज होता है विद द सिस्टम, बहुत ही ज्यादा कम चेंज होता है। ठीक है, ये क्वासिस्टेटिक हो गया। प्रैक्टिकली ये जो प्रोसेस है इतनी ज्यादा स्लो होती है कि इसके अंदर कोई मोशन वगैरह पिस्टन का या कोई लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं देखने को मिलता, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी है, जिसमें टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये है मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें एग्जांपल करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि मेरे पास ना कोई एक है, इस तरह से वेसल है, और इसके जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, इट हैज कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स, और ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन लग गया इसके ऊपर, और इसके अंदर मैंने रखी हुई है अंदर एक गैस। अब मेरे पास इसके अंदर ये जो गैस है आइडियल गैस है, सिंपल गैस है ये, आइडियल गैस है। इसको सिलेंडर में रख दिया। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है, कंडक्टिंग वॉल्स है, तो क्या होगा, धीरे धीरे मान लो, अगर अगर गैस क्या धीरे धीरे कंप्रेस की जा रही है, अगर गैस को, इफ गैस इज कंप्रेस्ड, अगर गैस को कंप्रेस करें, अगर उसमें कंप्रेशन आ रहा है, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, मैंने यहाँ पर अंदर तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया ना, मैंने यहाँ पर ऊपर से फोर्स अप्लाई की। जब भी कंप्रेशन क्या होती है, तब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी कि वो कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण मान लो बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर टेम्परेचर हाई है, अंदर क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर है। तो ऐसे केस में टेम्परेचर अगर इसके अकॉर्डिंग देखे जाएंगे, विद द सराउंडिंग देखे जाएंगे, टेम्परेचर
सिस्टम के अंदर तो बढ़ रहा है नो डाउट, पर वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। वो क्या हीट में ही काउंट हो रहा है, वो टेम्परेचर में नहीं काउंट हो रहा, वो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा विद द सराउंडिंग। विद द सराउंडिंग ही देखना टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं। और अगर मैं धीरे धीरे इसको अब एक्सपेंड करना शुरू कर दूं, जब एक्सपेंड करते हैं तब क्या होता है, हीट रिड्यूस होगी, टेम्परेचर फॉल होगा, तो हीट रिड्यूस होगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ हद तक के सराउंडिंग से हीट को कंडक्ट कर लेंगे। जब मेरे पास इसको कंप्रेस किया जा रहा था गैस को, तो वॉल्स कंडक्टिंग है ना, तो सराउंडिंग से थोड़ा सा, जब मान लो यहाँ पर चलो आप कह रहे हो कि हीट प्रोड्यूस हो रही, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जब मैंने इसके ऊपर एफ अप्लाई की तो मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, तो कंडक्टिंग वॉल तो सराउंडिंग से इसने क्या, बाहर से टेम्परेचर को क्या किया, कम करवा लिया और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो बाहर से टेम्परेचर ले लिया गया। अगेन पहले बाहर को टेम्परेचर छोड़ दिया गया, बाहर को क्या हीट निकाल दी गई थ्रू द कंडक्टिव वॉल्स, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जब उसको एक्सपेंड किया तो बाहर से टेम्परेचर को ले लिया गया। बेसिकली हायर टू लोअर जाता है ना टेम्परेचर, हमेशा क्या होता है, हायर टू लोअर ऐसे जाता है। तो बाहर जब अंदर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ गया तो वो बाहर की तरफ निकल गया। जब बाहर था ज्यादा और अंदर कम था, तो अंदर से अंदर की तरफ के टेम्परेचर बाहर से मिलना शुरू हो गया थ्रू द कंडक्टिंग वॉल। तो इस प्रोसेस में क्या, अगर टेम्परेचर में चेंज आता भी है तो भी हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो कुछ खास कंडीशंस होती हैं, वो खास कंडीशंस क्या है, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टू टेक प्लेस। वो खास कंडीशंस है, सबसे पहले जो वॉल्स है, जो वॉल्स है कोई भी कंटेनर की, सिलेंडर की, कोई भी चीज है, दे शुड बी परफेक्टली क्या होगी, इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग होगी ना, अभी हमने एग्जांपल किए। तो वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, ताकि हमारा सराउंडिंग के साथ क्या है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, और फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट हमें देखने को मिलेगी, दैट्स व्हाई द वॉल शुड बी कंडक्टिंग। सेकंड कंडीशन क्या है, जब भी मेरे पास कंप्रेशन की एक्सपेंशन होगी, दैट शुड बी वेरी स्लो। कंप्रेशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो। क्यों, अगर इमीडिएट करेंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा सिस्टम को सराउंडिंग के साथ अपनी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में, उसको इक्विलिब्रियम में लेके आने में। कनेक्टिंग वॉल्स में नहीं एकदम से इतना वर्क कर पाएंगे, है ना, सफिशिएंट टाइम चाहिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। इसलिए क्या, ये जो कंप्रेशन और एक्सप्रेशन की प्रोसेस है स्लोली होनी चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे कर। और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, ये भी देख लो, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन की है, आइडियल गैस इक्वेशन कह रही है फॉर n मोल्स ऑफ गैस मेरे पास होता है PV इक्वल्स टू nRT। ये पता है ना, आइडियल गैस की इक्वेशन है। मान लो मेरे पास n फिक्स्ड है, ठीक है, जब n फिक्स्ड है और यहाँ पर क्या आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, तो T भी फिक्स्ड है, ठीक है। R तो होता ही कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये भी कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट है, तो PV क्या हो गया, कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाई डू वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? क्योंकि एक्चुअल में है क्या, मैं आपको सही बताऊं, अपने आप में क्या है, ये बॉयल्स लॉ है। क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन आएगी पीवी इक्वल्स टू nRT, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी फिक्स हो जाए, वो भी कांस्टेंट हो जाए, वो चेंज ना हो, है ना। और अगर मेरे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, तो जो मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो भी अपने आप से सारे के सारे टर्म कांस्टेंट हो जाती है, और वो बॉयल्स लॉ कहता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग ये कहता है। तो जो भी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन निकाली वो भी तो यही है,
पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? थर्मल प्रोसेस में तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ना तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, ना ही नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी कांस्टेंट हो रही है। आर क्या होता है, अपने आप में गैस कांस्टेंट है, वो हमने वैल्यू की हुई है, तो पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वही चीज बॉयल्स लॉ बता रही है, वही चीज ये बता रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आगे करते हैं। आगे मेरे पास टर्म है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स applied to isothermal process, applied to isothermal process, ये चीज है मेरे पास। अभी यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेरे पास जितना भी चेंज ऑफ हीट आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, कितने मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कितना मेरे पास वर्क डन हो गया। नहीं था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किया था हमने, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू को हमने क्या कह दिया था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये चीज की थी ना, यही थी थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास, टी तो क्या है, कांस्टेंट, जब टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या आएगा, जीरो, जीरो, जीरो आ गया ये तो। जब डेल्टा टी जीरो आ गया, टेम्परेचर जीरो आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो अगर ये चीज, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब ये है अगर मेरे पास टेम्परेचर बढ़ता तो मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आती सिस्टम में, मोशन क्रिएट होता, मोशन क्रिएट होता है काइनेटिक एनर्जी आती मॉलिक्यूल्स में, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता, राइट। या अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता तो मॉलिक्यूल्स रुक जाते, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती मॉलिक्यूल्स की, तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं, जैसे पहले थे वैसे बाद में होगी। जब ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या कह दूंगी कि मेरे पास डेल्टा यू भी क्या है, जीरो है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की क्या इक्वेशन है, ये प्लस पी डेल्टा वी के अकॉर्डिंग अगर ये जीरो है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी आ गया, ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखिए अगर मेरे पास कोई गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, इसके अकॉर्डिंग इफ गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली, अगर ऐसा कुछ होगा, आइसोथर्मली का क्या मतलब है कि गैस बहुत धीरे धीरे एक्सपैंड की जाएगी, इतनी धीरे एक्सपैंड की जाएगी कि जो टेम्परेचर है उसका सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कांस्टेंट रहेगा। जब ऐसा कुछ होगा तो जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी कह लो या पी डेल्टा वी कह लो, ये सारी की सारी टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी। तो उस चक्कर में मेरे पास डेल्टा क्यू भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब भी गैस को एक्सपैंड किया जाता है थर्मली, एक अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है जो कि इक्विवेलेंट होती है टू द वर्क डन बाय द गैस हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। क्या कह रही है मैम, अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू दी, अमाउंट ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू दी वर्क डन, ये डेल्टा डब्ल्यू ही है ना, ये डेल्टा डब्ल्यू ही है, वर्क डन, ये वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय द गैस, गैस की तरफ से वर्क डन किया जा रहा है, यहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय गैस हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, विच हैज टू बी अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब अगर इसको, अगर गैस को मैं कंप्रेस कर दूं, इफ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तभी ये चीज होगी, लेकिन उसमें एक चेंज आ जाएगा, कंप्रेस किया जा रहा है, जब भी मैं इसको एक्सपेंड करी हूँ, देखो सीधी सी बात है, मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, पहले यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, फिर इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करते करते ना इसको यहाँ पर ले, सीधी सी बात है,
आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बट पी और वी ये चेंज हो, है ना। अब ये बढ़ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स को स्पेस तो मिल रही है ना ज्यादा, उसकी वॉल्यूम तो बढ़ रही है। जब वॉल्यूम बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कंप्रेस कर दिया, पहले यहाँ था फिर यहाँ था, मैंने इसको यहाँ से तक ले लिया, तब तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास बहुत कम जगह है। जब ऐसा कुछ होगा, वॉल्यूम कम होगी, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा फिर उस अकॉर्डिंग? नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में क्या कह सकती हूँ? व्हेन अ गैस इज compressed isothermally, when a gas is compressed isothermally, amount of heat equivalent to the work done on the gas, इसमें क्या था? वर्क डन बाय द गैस, इसमें क्या था? वर्क डन बाय द गैस। अब इसके ऊपर हुआ है वर्क डन ऑन द गैस। ऑन पे नेगेटिव होता है, बाय पे पॉजिटिव होता है, ये तो याद ही है, ठीक है। वर्क डन ऑन द गैस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, ठीक है। अब अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा है, उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है वो अनचेंज रहती है, वो हमेशा जीरो होगी, चाहे एक्सपेंशन हो रही है चाहे कंप्रेशन हो रही है, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या रहेगी? जीरो रहेगी, ठीक है। अब इसी में अगर वर्क डन का कर दूं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस को अच्छे से करते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ना बढ़िया से लिखेंगे। इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, बट इसके ना एसर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, या रीजनिंग क्वेश्चन आप कह दो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उन पे फोकस करना जरूरी है। टाइम टू टाइम मैं आपको होमवर्क में भेजती रहूंगी, तो आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। हाँ जी। अब है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन में क्या होगा? वही मेरे पास क्या है? कंटेनर है, इस तरह से कोई भी सिलेंडर है, या मैं कह दूं मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है मेरे पास? इस कंटेनर में यहाँ तक है, यहाँ तक इसका पिस्टन लगा हुआ है, कंडक्टिंग वॉल्स है, इट हैज कंडक्टिंग वॉल्स, एसेंशियल कंडीशंस को हम देख रहे हैं। कंडक्टिंग वॉल्स है, एन मोल्स है इसके अंदर, एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ये सब कुछ है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर है, और उसके अंदर के कंडक्टिंग वॉल्स लगी हुई हैं, और ये इसके ऊपर के फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। मान लो पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। इस गैस के अंदर कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो वर्क डन बाय द गैस होगा। नाउ टॉक अबाउट वर्क डन बाय द गैस। जब हम बाय द गैस की बात करेंगे, क्या होगा? जब ऐसा कुछ होगा, पिस्टन के ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। स्लोली होगा ना, वर्क डन बाय द गैस, तो पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, और इतना dx डिस्टेंस मूव करनी होगा। चलो, जब ये इतना मूव कर गया, तो मेरे पास क्या आएगा? dw इक्वल्स टू प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, pdv होता है ना। अब pdv को मैं क्या लिख सकती हूँ? वॉल्यूम में क्या चीज है? जितना एरिया बढ़ गया टाइम्स कितना, कितना एरिया है टाइम्स कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया, है ना। तो a टाइम्स dx हो गया। a क्या है? एरिया। एक से स्मॉल डिस्टेंस जो वो ऊपर की तरफ उठ गया था। अब देखिए, ये स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम जो मेरे पास आ रहा है, ये है एडीएस, ठीक है। मान लो जब गैस है आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, पहले जो इसकी इनिशियल स्टेट थी यहाँ पर वो थी P1 V1। जब ये ऊपर चढ़ गया पिस्टन, वॉल्यूम बढ़ गई, तो यहाँ पे P2 V2 आ गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का मैं सब में आइसो लिख रही हूँ, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? V1 टू V2 P इंटू डी, ठीक है। नाउ फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, अगर मेरे पास एन मोल्स ऑफ गैस हो, तो मेरे पास क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से मैं प्रेशर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डीएक्स है, ए इंटू डीएक्स है। प्रेशर मेरे पास आ जाएगा एनआरटी
अपॉन V। चलो जी, यहाँ पर P की वैल्यू मैंने फिल कर दी, V1 टू V2। इनिशियल V1 था ना, फाइनल V2 चल रहा है। हमारा मेन फोकस तो वॉल्यूम पे है। मेरे पास आ जाएगा nRT अपॉन V। इतने वॉल्यूम के टर्म्स में करें, टाइम dV। ठीक है, N, R और T तीनों कांस्टेंट है, बाहर निकले। अंदर क्या बचा, V1 टू V2, 1 अपॉन V dV। ठीक है, जब भी 1 अपॉन x की हम इंटेग्रेशन करते हैं, उसकी वैल्यू होती है log x। अगर मेरे पास 0 से 1 है तो x के ऊपर मैंने पूरे इसके ऊपर की वैल्यू आएगी इस तरह से 0 टू 1। तो log 1 माइनस log 0 करेंगे। इंटेग्रेशन का रूल याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर में मेरे पास सिंगल क्वांटिटी पड़ी है, सिंगल टर्म पड़ी है, विदाउट एनी पावर मोर देन 1, जैसे 1 अपॉन x है तो मेरे पास log x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा nRT log v, v1 टू v2। तो मेरे पास आ जाएगा log v2 माइनस v1, nRT log v2 माइनस log v1, ये आ गया। अब एक और रूल होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा nRT log v2 ओवर v1, ये टर्म आ गई। अब ये तो मेरे पास एल एन वाला लॉग है, सिंपल लॉग है। अगर मैं इसको log 10 में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर उसके उसके लिए ना आगे वैल्यू आ जाती है 2.303 वैल्यू आ जाती है, वो आगे निकल आ जाती है तो nRT log v2 ओवर v1। नाउ रिमेंबर वन थिंग, वो क्या चीज याद रखिए, v2 ओवर v1 हमेशा p1 ओवर p2 की इक्वल होता है। इफ आई टेक p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2, तो मेरे पास क्या आएगा, यही टर्म आएगी ना। तो यहाँ पर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए फॉर प्रेशर ए ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ यहाँ आ जाएगा P1 ओवर P2। ठीक है, तो ये है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कंप्रेशन होगा तो वो आगे नेगेटिव आ जाएगा, सेम टर्म आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी है, याद करो, वो प्रोसेस जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों क्या होंगे, चेंज होंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होंगे, बट देयर इज नो चेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड साउंड। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब क्या है, जैसे आइसोथर्मल में हमने क्या किया था, हमने किया था आइसोथर्मल में कि यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टिंग वॉल है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो बाहर से क्या, सॉरी बाहर को क्या निकाल दिया जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या है, उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, अगर मेरे पास टेम्परेचर कम होगा तो बाहर से कुछ अमाउंट में हीट ले ली जाएगी। ये था आइसोथर्मल में। लेकिन एडियाबैटिक में तो ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है, लेकिन बाहर से हमने हीट नहीं लेनी, ना ही बाहर को हीट निकालनी है। तो अब इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम अंदर जो है चेंजेस आते रहेंगे, बट बाहर से हम कुछ उधार ही नहीं लेंगे और हम नॉन कंडक्टिंग वॉल्स यूज करेंगे। कौन सी वॉल्स यूज करेंगे, नॉन कंडक्टिंग। देखो ये एडियाबैटिक क्या है, ग्रीक वर्ड है। एडियाबैटिक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब होता है नो, ए का मतलब है नो, डिया का मतलब है डिया, डिया का मतलब है ट्रू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए है नो, डिया का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, बेट का मतलब है हीट, तो इसका मतलब होता है कि हीट को पास ही करने देना, नो पासिंग ऑफ हीट टू दी वॉल। ठीक है, इसका मतलब अगर पूरा निकालना चाहिए तो ये चीज आ जाएगी।
तो अब एक चीज तो पता चल गई हमें, एसेंशियल कंडीशन एक क्या पता लगी इसकी। सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन क्या है एडियाबैटिक की, कि वॉल्स जो है वो क्यों क्या हो, नॉन कंडक्टिंग है। वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब भी इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन की प्रोसेस करेंगे, दैट शुड बी सडन। उसमें पहले वाले में क्या था, स्लो होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। क्यों, आइसोथर्मल के में क्या था, टाइम चाहिए था हीट को एक्सचेंज होने के लिए। तो उस वक्त मेरे पास वॉल्स भी कंडक्टिंग थी, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट था, तो इसलिए स्लोली कर रहे थे सारा कुछ। लेकिन इसमें क्या, जब सडन होगा तो टाइम मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो मेरे पास परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स नहीं है, ठीक है, अगर मैं सडन कंप्रेशन या एक्सपेंशन करूंगी तो टाइम नहीं बचेगा हीट एक्सचेंज करने को, तो मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस अपनी आइडियल कंडीशन में रहेगा। एग्जांपल ले लो, मेरे पास क्या है, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से एक सिलेंडर है यहाँ पर, और इसकी जो वॉल्स है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग। दीज आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर, ये इसका पिस्टन था, यहाँ पर मैंने एकदम से जोर लगाया, धप करके, धप, यहाँ पर पहुंच गया। क्या किया मैंने, क्या किया, धप करके जोर लगा दिया, ये धप, नीचे की तरफ गया, सडन हुआ, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो गए। तीनों चेंज हो गए, एकदम से कंप्रेस किया है। कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम कम होगी, अजीबोगरीब चेंज आ गई, उनको समझ नहीं आया मॉलिक्यूल्स को क्या हो गया हमारे साथ। और अगर मैंने इसको फिर एकदम से निकाल के खोल दिया, शूम करके, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से जब एक्सपेंशन होगी, एक्सचेंज ऑफ हीट का मौका नहीं मिलेगा, ऊपर से नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल कंडीशन और इसकी एग्जांपल हो गई। अब यहाँ पर जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है, इनका रिलेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। वो रिलेशन क्या होता है, मेरे पास मान लो, देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। ये चीज क्या थी, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, और 1 मोल ऑफ गैस, मेरे पास डी यू क्या हो जाएगा, देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, है ना, डीयू की मेरे पास ये चीज आ जाएगी, मोलर कैपेसिटी ऑफ हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, क्योंकि उसके वॉल्यूम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा। और जो मेरे पास डी डब्ल्यू होता है वो मेरे पास पी डी वी के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको एडियाबैटिक प्रोसेस में डालूं, मेरे पास ये तो टर्म जीरो ही है, तो ये तो टर्म जीरो होगी, यहाँ पर आ जाएगा डी यू की बजाय सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये आ गया, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल होती है पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये चीज होती है। अब क्या करें, अब इस टर्म को क्या यहाँ पर लाके पहले ये डिफरेंशिएट करते, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पीवी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, पीवी इज इक्वल टू आरटी को क्या मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दी जब, इसके विद रिस्पेक्ट टू करें, चलिए यहाँ पर तो टी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा पीडीवी, पहले पीडीवी आ जाएगा, फिर बीडीपी आ जाएगा, और आर डी टी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर लगा है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू वाई, इसकी मैंने डिफरेंशिएशन कर दी, तो क्या होगा, पहले dx के इंटीग्रेशन y एज इट इज, फिर y की डिफरेंशिएशन, फिर x एज इट इज, ये चीज है, तो ये x है और ये y है, ठीक है। चाहे ऑल्टरनेट का तो पहले y की कर दो फिर x कर दो, बेसिकली 1 है 2 है, पहले 1 की होगी फिर 2 रह गया, फिर 2 की होगी फिर 1 रह गया, ये कर दो, पहले 2 की डिफरेंशिएशन फिर 1 रह गया, फिर 1 की डिफरेंशिएशन फिर 2 रह गया, जैसे भी कर लो, ठीक है, वैसे चीज रहेगा। अब r तो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो, तो ये तो टर्म यहाँ पर जीरो हुई पड़ी है, इसलिए लिखा नहीं इसको, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये चीज हुई है। अब क्या करना है, यहाँ से मेरे पास dt की वैल्यू आ रही है बड़े आराम से, ये यहाँ पर निकालने के लिए, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर, ये टर्म आ गई मेरे पास, तो चलो
अब जो निकल रहा है चलो इसको तो यूज करते हैं। मेरे पास जीटी की टर्म आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम क्या करेंगे, इसको फिल इन करते हैं, फिल इन कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में फिल इन किया, पुट इन नंबर 1, तो मेरे पास आ जाएगा सी वी टाइम्स पी डी वी, पी डी पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी इक्वल्स टू 0। ये टर्म आ गई। अब अगर मैं आर को इधर एलसीएम लेके बाहर निकाल दूं, इधर 0 कर दूं, तो बस सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस आर पी डी वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर। तो मैं यहाँ पर सीवी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, सीपी प्लस आर, या सीपी सीवी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं प्लस नहीं आएगा, सीपी की नहीं देते, यहाँ पर देते हैं सीवी की, सीपी सॉरी सीपी की आ जाएगी आर प्लस सीवी। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी टीपीडीवी है, यहाँ पे भी पीडीवी, इसको कॉमन निकालते हैं एक साथ करके, तो सीवी प्लस आर टाइम्स पीडीवी आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा था, प्लस सीवी वीडीपी इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी वैल्यू को फिल करते हैं, सीपी टाइम्स पीडीवी प्लस सीवी टाइम्स वीडीपी, तो यहाँ पे फिल किया। अब देखिए सिमिलर सिमिलर सी आ गई मेरे पास। अब दोनों को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बाय सीवी पीडीवी, डिफ्रेंशिएट नहीं करते, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय सीवी पीवी, तो क्या होगा, यहाँ पे सीपी ओवर सीवी हो जाएगा। ठीक है, पीडीवी है यहाँ पर, नीचे भी क्या है पीडीवी लग गया, पीडीवी नहीं सॉरी पीवी लगेगा, पीवी। ठीक है, तो यहाँ पर सीवी टाइम्स वीडीपी अपॉन सीवी टाइम्स वी पी, वी से वी कैंसल, सीवी से सीवी कैंसल, सी सी पी कैंसल, सीपी ओवर सीवी क्या होता है, गामा, याद है केमिस्ट्री में किया था, सीपी ओवर सीवी हमारे पास क्या होता है, गामा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा गामा टाइम्स डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल्स टू 0। अब इंटेग्रेशन करते हैं दोनों साइड, इंटेग्रेशन करेंगे, गामा तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 अपॉन वी लॉग वी। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन पी लॉग पी हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा लॉग पी प्लस गामा लॉग वी इक्वल्स टू, देखो इंटेग्रेशन अब 0 की भी करेंगे, चलो 0 की अगर इंटेग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने सी का नाम दिया, 0 की इंटेग्रेशन सी होती है। ठीक है, ये भी याद रखना था। तो log m अगर यहाँ देखिए m log क्या हो रहा है, m log n क्या होता है, पावर ऊपर चले जाते हैं, तो log n पावर m हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा log v टू द पावर गामा प्लस log v। ठीक है, अब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। चलो ये हो गया log p v गामा प्लस प्लस ये इक्वल टू मेरे पास c आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अभी यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। एक तो ये टर्म याद रखो, अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना हो, जो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है ई की पावर में कुछ ना कुछ आना, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म कैंसिल करके 1 हो जाती है, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल कर दिया, तो यहाँ पर तो मेरे पास पी वी टू द पावर गामा बचेगा, लेकिन यहाँ पर ई टू द पावर सी बचेगा। ठीक है, ई टू द पावर सी को आप के भी लिख सकते हो, पी वी गामा इक्वल्स टू के। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये 3 इक्वेशन याद रखना, तीनों काम आएंगी। एक तो मैंने यहाँ पर ये करवा दिया, ये क्या है, एडियाबैटिक रिलेशन है बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर और टेम्परेचर करेंगे, और साथ के साथ वॉल्यूम और टेम्परेचर भी करेंगे। इसके अलावा सॉरी, हम आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रीजॉइन सोन इन द नेक्स्ट क्लास।